हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारा मॉड्यूल को इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखते हैं। ऐसे में प्रोग्राम लिखना आसान होता है और छोटा भी होता है। ऐसा मॉड्यूल कैसे बनाया जाए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, आज का वीडियो का विषय यही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस समय बहुत सारा मॉड्यूल जो पाइथन का है उसी को कॉल किया गया है, इंपोर्ट किया गया है, फिर प्रोग्राम को लिखा गया है। ऐसे ही मॉड्यूल हम बनाने वाले हैं और उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये common_ui.py ये एक प्रोग्राम है। मॉड्यूल बेसिकली प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को हम दूसरे पाइथन प्रोग्राम में कॉल करते हैं, उसका फंक्शन को कॉल करते हैं। बेसिकली यही है मॉड्यूल। तो हम एक प्रोग्राम लिखने वाला है जिसका टाइटल है common_ui.py एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम पाइथन का दो फंक्शन को हम कॉल करते हैं। एक है टिकेंटर जिससे विंडो बनेगा और एक है डेट टाइम जिसमें करेंट डेट को हम स्टोर करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने एक फंक्शन लिखा है डिफाइन create_common_layout और ब्रैकेट में अंदर रूट, ये है जो विंडोज़ का वेरिएबल बनेगा रूट, और उसके बाद हेडर टेक्स्ट है, टाइटल है, और फूटर टेक्स्ट बटन कमेंट्स, ये इसका पैरामीटर है। इसको हम दूसरे प्रोग्राम में जितने भी हम मास्टर एंट्री प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कस्टमर मास्टर, सप्लायर मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, अकाउंट्स मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, सेल्स रेप मास्टर, जितने भी हमें मास्टर फॉर्म बनाना है उस सब में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़ायदा यही होगा, हमें एक बार लिखना है और बार बार इस्तेमाल करना है। तो हमने एक फूटर का टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दिया, वेरिएबल बनाया footer_text। उसके बाद हमने हेडर फ्रेम बनाया, फिर उसका लेबल बनाया। उसके बाद देखिए हमने बनाया लेबल_डेट टाइम। तो इसमें डेट और टाइम डिस्प्ले होगा और टाइम जो है करेंट पोजीशन में रनिंग कंडीशन में रहेगा। उसके लिए डिफाइन अपडेट_टाइम दिया गया है और उसको डिले कर दिया 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब हर एक सेकेंड में ये टाइम अपडेट होता रहेगा और करेंट टाइम डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद एक बनाया मिडिल फ्रेम। उसके बाद लेफ्ट पैनल, ये भी एक फ्रेम है। फिर उसका हेडिंग दे दिया है। उसके बाद एंट्री फ्रेम है जहाँ पर हम बनाएंगे यूज़र फॉर्म। उसके बाद है बटन फ्रेम जिसके अंदर हम बटन को एंटर करेंगे और उसके नीचे है हमने बटन के लिए 2 रो बनाया है, हर रो में 3-3 बटन होगा। उसके बाद बटन का एक फंक्शन डमी फंक्शन बनाया, जब हम एक्चुअल फंक्शन लिखेंगे तो अब इसके साथ ऐड कर देंगे। ये हो गया, ये सब बटन फंक्शन होता है। उसके बाद हम राइट टॉप एक फ्रेम बनाएंगे हेडिंग के लिए, फिर राइट पैनल, फिर मिडिल राइट फ्रेम बनाएंगे और उसके बाद फूटर फ्रेम बनाएंगे। तो इतने सारे फ्रेम हम एक ही बार बनाएंगे और बार बार वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम के अंदर इसको कॉल करके जनरेट करेंगे। और आखिरी में देखिए रिटर्न ऑल की फ्रेम फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो रिटर्न किया जा रहा है फ्रेम, इसी को हम दूसरे प्रोग्राम में कॉल करेंगे। और इसका एक इंडेक्स नंबर भी होता है, जैसे हेडर फ्रेम है ये 0 है, उसके बाद मिडिल फ्रेम है 1। तो इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फ्रेम है। और हम जब फ्रेम को कॉल करेंगे, जिस फ्रेम को कॉल करना है उसके अंदर हम ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स नंबर ऐड कर देंगे तो वो फॉर्म कॉल हो जाएगा। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया टिकेंटर, इससे विंडो बनेगा। नीचे आप देख सकते हैं रूट एक वेरिएबल बनाया और उसके साथ टिकेंटर को ऐड कर दिया। उसके बाद इसका टाइटल और इसका स्टेट जूम मतलब मैक्सिमाइज में ओपन होगा। दूसरा जो हमने common_ui प्रोग्राम लिखा है, अब उस प्रोग्राम को कॉल किया और उसके साथ हमने इंपोर्ट किया उसका एक फंक्शन create_common_layout। तो इससे जो है इस प्रोग्राम में लेआउट बन जाएगा सिर्फ इसी को रेफरेंस देकर। तो नीचे देखिए फ्रेम से एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद कॉल किया create_common_layout, ब्रैकेट में रूट जो ऊपर वेरिएबल बना है
विंडो वेरिएबल उसको दिया है, और उसके बाद हेडर टेक्स्ट, फॉर्म टाइटल, ये सब हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। और उसके बाद रूट डॉट मेन लूप, इसका फंक्शन है विंडो तब तक ओपन रहेगा जब तक आप क्लोज़ नहीं करेंगे। अब जैसे मैं ये प्रोग्राम रन कराऊंगा तो आप देखिए ये लेआउट ऑटोमेटिकली इसमें आ गया, जबकि ये लेआउट मैंने लिखा है common_ui प्रोग्राम में, और इस लेआउट को हम एक नहीं 50 प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद होता अगर हर प्रोग्राम में सेम कमांड आपको लिखना होता। तो इससे बचने के लिए और कम समय में और आसानी से बहुत ही साफ सुथरा प्रोग्राम बनाने के लिए इस तरीके का मॉड्यूल को यूज़ किया जाता है। एक और प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ जिसका काम है डेटाबेस को कनेक्ट करना और न्यू आईडी जनरेट करना। सबसे पहले हमने एक पाथ सेट किया db_path, और इक्वल साइन देकर हमने जो लोकेशन है मेरा डेटाबेस फाइल का उस फाइल लोकेशन यहाँ बताया। फिर एक फंक्शन लिखा कनेक्शन करने के लिए डिफाइन connect_db, यहाँ पर मैंने जो लोकेशन दिया फाइल नेम वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम आईडी जनरेट करेंगे, इसके लिए फंक्शन लिखा है डिफाइन generate_id, और ब्रैकेट के अंदर 3 पैरामीटर दिया है टेबल, प्रीफिक्स और id_column। इसका आर्गुमेंट ऐसा है, टेबल ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें टेबल नेम होगा, आप कोई भी टेबल नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, जैसे आईडी है C001 तो C हो गया, प्रीफिक्स के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अकाउंट्स मास्टर के लिए A00 है तो A इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके की प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे। और id_column ये है टेबल का जो फील्ड नेम है, जैसे कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, अकाउंट्स आईडी, ये चीज़। हमें टेबल में जो आईडी मैक्सिमम नंबर है उस नंबर को स्टोर करना है, तो इसके लिए हमने क्वेरी लिखना है सिलेक्ट ब्रैकेट में id_column, मतलब टेबल का उस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ रेफर किया है, फ्रॉम ब्रैकेट के अंदर देखिए टेबल, कौन सा टेबल से ये आईडी कॉलम आएगा, और ऑर्डर बाय id_column, मतलब वो जो आईडी का कॉलम है उसको हम इंडेक्स कर रहा हूँ। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको इंडेक्स किया, और जो सबसे बड़ा नंबर हुआ उसको हमने नीचे REC रिकॉर्ड इक्वल car.fetch1, मतलब उस REC वेरिएबल में स्टोर कर लिया उस सिंगल रिकॉर्ड को। उसके बाद हम इफ लॉजिकल कमांड लिखा है, लास्ट एक वेरिएबल बनाकर वो जो आईडी है उसको 2 पार्ट किया, जो टेक्स्ट पार्ट है उसको अलग किया और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अलग किया। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट के साथ 1 ऐड कर दिया तो हमें न्यू आईडी मिल गया, और अगर कोई आईडी नहीं है तो नया आईडी बनेगा 1 से। उसके बाद हम रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, जो प्रीफिक्स है मतलब टेक्स्ट है उसके साथ फिर से हम न्यूमेरिक फिगर को जोड़ दिया, जैसे C001 था, C अलग किया और 001 को अलग किया, फिर 1 के साथ 1 ऐड किया तो हो गया 2। अब फिर हम उसको जोड़ रहा हूँ C हाइफन और फिर 0002, लेकिन इसमें जो 4D लिखा है 04D, ये बेसिकली ये बता रहा है 4 डिजिट का नंबर होगा। अगर आपको आईडी नंबर 1 से 9 है तो उससे पहले 3 जीरो अपने आप लग जाएगा, अगर 12 है तो उसके पहले 2 जीरो लग जाएगा। इस तरीके से 4 डिजिट का नंबर होगा। फेच ऑल का मतलब है हम अगर कोई क्वेरी कर रहा है और उसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो सारे रिकॉर्ड को हम स्टोर करेंगे, ये फेच ऑल होता है। और अगर पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो फेच 1 होता है। ये सब इन फ्यूचर हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद है execute_query, तो इस प्रोग्राम से जो है इसमें भी हम डेटाबेस को कनेक्ट करके लिया है, और इससे जो है हम डेटा सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी करेंगे तो इस पोजीशन को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है डिफाइन get_today, इसमें जो है करंट वैल्यू जो डेट का है वो स्टोर कर लिया गया है। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम को लिख लिया है। अब इसको जो है हम जहाँ जिसको ज़रूरत होगा उस हिसाब से इसको कॉल करेंगे दूसरे प्रोग्राम में। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम कॉल करते हैं टिकेंटर, क्योंकि हमें विंडोज़ बनाना है, और उसके बाद मैंने जो db_utilize
फंक्शन लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम से हम इंपोर्ट कर रहा हूँ connect_db फंक्शन एज get_connection और generate_id, ये 2 फंक्शन हमने कॉल किया है। उसके बाद मैंने विंडोज़ बनाया, टाइटल दे दिया और उसको स्टेटस दे दिया कि मैक्सिमाइज्ड में ओपन होगा। उसके बाद ऑटो आईडी एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद टीके स्ट्रिंग वेरिएबल बना, तो ये बताया स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर वैल्यू के अंदर generate_id जो ऊपर हमने फंक्शन को कॉल किया उसको मेंशन किया और उसमें 3 पैरामीटर था। सबसे पहले पैरामीटर में हमें टेबल नेम बताना है, उसके बाद जो आईडी है उसका टेक्स्ट पार्ट जो है प्रीफिक्स में वो बताना है, और फिर टेबल का जो फील्ड नेम है कस्टमर आईडी वो बताना है। और नीचे जो लेबल है ये बेसिकली ये डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा है, इसकी ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ेगा। और उसके बाद root.main loop मतलब विंडो को ओपन करके ये देखने के लिए होता है, जब तक आप क्लोज़ नहीं करेंगे विंडो ओपन रहेगा। तो आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे टेबल नेम और प्रीफिक्स को चेंज करेंगे और रन करेंगे तो हर टेबल में जो भी लास्ट आईडी है उससे 1 ऐड करके न्यू आईडी जनरेट हो जाएगा। तो पहले हम कस्टमर दिख ही रहा है, अब हम इसको चेंज करके सप्लायर कर देता हूँ और सी को एस कर देता हूँ, कस्टमर आईडी को चेंज करके सप्लायर आईडी कर देता हूँ, तो देखिए सप्लायर आईडी दिख रहा है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट आईडी कर देंगे तो प्रोडक्ट का दिखेगा। जो भी टेबल आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो हम जब आगे 8, 10, 20 जितने भी फॉर्म बनाएंगे उसमें जस्ट इस लाइन को हमें कॉपी करना है, लिखना है, बाकी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे प्रोग्राम बहुत छोटा साफ सुथरा होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।